सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है इसके अंदर जो है आज हम यहाँ पर क्लास नंबर 21 करने वाले हैं। इससे पहले मैं कंप्लीट 20 भाग जो है करवा चुका हूँ। आई होप आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी और अगर आप HSSC 2026 के लिए सीरियस कैंडिडेट है तो डेफिनेटली आपको ये सारी प्लेलिस्ट शुरू से लेकर अंत तक देखनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको जो है इन सीरीज से अपने एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, तो बाकी सारी बातें हम वीडियो के एंड में करेंगे। बस मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, बस इतना सा काम आप मेरे लिए कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर बोला गया है इनमें से किस विषय को, मतलब चलिए क्वेश्चन से पहले एक और लाइन बोल देता हूं, वीडियो को अंत तक जरूर देखा करो। हर क्वेश्चन के अंदर, हर क्वेश्चन की लाइन के अंदर सारे फैक्चुअल डाटा लिखा गया है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे गए हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम से संबंध रखते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इनमें से किस विषय को नीति निर्देशक तत्व के रूप में संविधान में शामिल नहीं किया गया? नीचे चार जो है विषय यानी कि सब्जेक्ट दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो इनमें से कौन सा ऐसा विषय है जो नीति निर्देशक तत्व के रूप में जो है शामिल नहीं किया गया है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, यह आपके नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है शामिल नहीं किया गया है मेरे भाई। ठीक है, तो यहां पर क्या शामिल किया गया है? ये क्या है आपका? ये मौलिक कर्तव्य है मेरे भाई। ठीक है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है, यानी कि ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य की बात करूं तो ये आपके किस भाग में मिलेंगे? तो ये आपके भाग मिलेगा आपका 4th ए के अंतर्गत जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी को डाला गया है। और अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद 51 ए के तहत जो है फंडामेंटल ड्यूटी आपको मिलेगी। किस देश से आपने इसको ग्रहण किया है? तो ये जो है मौलिक कर्तव्य ना, हाँ, रूस देश से जो है इसको ग्रहण किया है। और अगर आपसे पूछ ले भाई मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो आप बताएंगे संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन हुआ था 42वां, जो कि कब हुआ था? 1976 में जो है ये संविधान संशोधन हुआ था। और इस समय जो है 10 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए थे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले भाई वर्तमान में बताओ कितने जो है मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के अंतर्गत है, तो आप 11 जो है मौलिक कर्तव्य बताएंगे। ये भी बताएंगे साथ में 11वां जो मौलिक कर्तव्य था ना, इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको 86वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, संविधान संशोधन, ठीक है, के तहत कब जोड़ा गया था? 2002 में जो है इसको जोड़ा गया था। और इसके अंदर क्या प्रोवाइड करवाता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा प्रोवाइड ये करवाता है मेरे भाई। ठीक है, इतना मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी ये जो कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग होना, ये आपका DPSP है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद जो है ये आपका 50 के अंतर्गत आता है मेरे भाई। ठीक है, 1 सेकेंड, ये आपका 50 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा की बात करूं तो ये भी आपका DPSP के अंतर्गत आता है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आपका अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है मेरे भाई। ठीक है, अनुच्छेद 49 के तहत आता है। अगर पर्यावरण का संरक्षण की बात करूं तो ये भी आपका DPSP के अंतर्गत आता है। और ये पर्यावरण का रक्षा करना जो है ये आपके किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 48A के अंतर्गत आता है। ये इतनी जानकारी आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में याद रखेंगे, बस इसको पढ़ लेना। डिटेल से मैंने यहाँ पे लिख दिया गया है नीति निर्देशक और मूल कर्तव्यों के बारे में मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंतर्गत बोला गया है सरकार के सुचारू मार्गदर्शन के लिए नीति निर्देशक तत्व किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मौलिक अधिकार, और जो है एक तो होता है हमारे मौलिक अधिकार, ठीक है, और एक होता है आपके नीति निर्देशक। बस इनके अंदर एक ही डिफरेंस है, वो ही आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? जस्टिकेबल है। ठीक है, जस्टिकेबल है। और नीति निर्देशक क्या है? नॉन जस्टिकेबल है। अब ये जस्टिकेबल और नॉन जस्टिकेबल का क्या मतलब है? यानी कि मौलिक अधिकार आपके जो है हनन हो जाते हैं ना। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक दिए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत दिए गए हैं। अगर इनमें से कोई भी आपका जो है मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट आप जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। लेकिन जो ये आपके नीति निर्देशक तत्व हैं ये आपके अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में दिए गए हैं। अगर इनमें से कोई सा भी अनुच्छेद आपका हनन होता है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते या हाई कोर्ट नहीं जा सकते कि भाई मेरा तो ये हनन हो गया है, मुझे ये लागू करके दो। ऐसा जो है डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते।
बस इतना ही डिफरेंस आपको याद रखना है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। बाकी फैक्चुअल डाटा आपको पता है। नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 के अंतर्गत दिए गए हैं। किस देश से हमने ग्रहण किया है नीति निर्देशक तत्वों को? आयरलैंड से जो है हमने इनको ग्रहण किया है मेरे भाई, ठीक है। मौलिक अधिकारों की बात करूं तो ये आपके भाग 3 के अंतर्गत मिलेंगे, ठीक है, भाग 3 के अंतर्गत मिलेंगे। और यूएसए यानी कि अमेरिका से जो है हमने इनको ग्रहण किया है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। अब देख लेते हैं सरकार के सुचारू मार्गदर्शन के लिए जो नीति निर्देशक तत्व है ना, ये किसके द्वारा प्रदान किए गए थे? तो ये भारत के संविधान के द्वारा जो है प्रोवाइड किए गए थे मेरे भाई, ठीक है। भारत के संविधान के द्वारा जो है ये हमारे नीति निर्देशक तत्व जो है प्रोवाइड करवाए गए थे। और नीति निर्देशक तत्व के बारे में आपको बता चुका हूं। नीति निर्देशक तत्व जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत हमारे जो है जोड़े गए थे मेरे भाई, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत ये नहीं जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, इसको छोड़ देना आप मेरे भाई, ठीक है। तो ये नीति निर्देशक के बारे में आप जरूर ये याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। ये आप पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। वो बीच में गलती हो गई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। ये 42वां संविधान संशोधन दिया गया ना 1976, इसके तहत जो है आपकी फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। और मूल रूप से फंडामेंटल ड्यूटी कितनी थी? 10 थी मेरे भाई, ठीक है। बाद में 11वीं जो है उसके अंदर का ऐड कर दी गई थी, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ लेना। संवैधानिक स्रोत यहाँ पे दिया गया है, उद्देश्य आपका दिया गया है और प्रकृति जो है दी गई है मेरे भाई, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा गया ना, अदालत द्वारा जो है लागू नहीं करवाए जा सकते। वही मतलब है नॉन जस्टिकेबल और जस्टिकेबल का मतलब वहां पर बता रहा है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? आधुनिक समय में प्रचलित लोकतंत्र के रूप को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो है आधुनिक समय में, मतलब कि वर्तमान समय की बात कर लो, प्रचलित लोकतंत्र के रूप को या लोकतंत्र को जो है किस रूप में जाना जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, शुद्ध लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। तो इसको किसके रूप में जाना जाता है? प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक समय में यानी कि वर्तमान समय में जो प्रचलित लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र की हिंदी क्या इंग्लिश क्या होगी? डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेटिक। तो हमारा देश भारत देश जो है ना वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता के अंदर शासन, ठीक है। मतलब जनता जो है वो अपनी मर्जी से जो है चुनाव देकर विधानसभा या फिर लोकसभा के अंदर जो है लोगों को चुनाव करके भेजती है। और जो वहां पर विधानसभा या लोकसभा के अंदर लोग जो है प्रतिनिधित्व करते हैं ना, वो जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि नाम का है, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो अपना ही प्रतिनिधित्व करते हैं मेरे भाई, ठीक है। खैर इसके आगे अंदर हम नहीं जाएंगे, काफी जो है बहुत बड़ी चीजें हैं ये। खैर हम प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात करें तो यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो परिभाषा की बात करूं तो इसमें लोग सीधे शासन में भाग नहीं लेते हैं। मतलब ये किसकी परिभाषा दे रहा है? ये आपकी प्रतिनिधि लोकतंत्र की परिभाषा दे रहा है। इसमें लोग सीधे शासन में भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। जैसे कि हम चुनते हैं ना, विधानसभा के चुनाव होंगे तो हम जो है वोट डालने जाएंगे, भाई कांग्रेस को वोट देंगे या बीजेपी को वोट देंगे या आपको वोट देंगे, किसको भी वोट देंगे। ये आपका क्या होता है? ये आपका प्रतिनिधित्व लोकतंत्र होता है मेरे भाई, ठीक है। ये प्रतिनिधि जनता की ओर से निर्णय लेते हैं और कानून बनाते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहां से प्रक्रिया आप देख लेना, यहां से आप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देख लेना। अब यहां पे कुछ चीजें दी गई है जैसे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है भाई? किसी को पता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? मैं आपको बता देता हूं प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। इसके अंदर क्या होता है? जो आम नागरिक होता है ना, नागरिक ये कह लो या फिर जनता कह लो, ठीक है, जनता कह लो। ये क्या करते हैं? जब कानून बनता है ना, कोई कानून बनता है या फिर सरकार या फिर कोई सरकारी फैसला होता है, सरकारी फैसला, तो ये क्या करता है? ये जो आम नागरिक है ना या फिर ये जनता है, ये इनके अंदर शामिल हो सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। और इसका अगर उदाहरण की बात करूं तो कौन कौन से देश हो जाएंगे? ग्रीस हो जाएगा और इसका जो है स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ठीक है। ये इसके जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे, स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। मतलब कि ये मान के चलो, लोकल लैंग्वेज में आपको बताऊं, ग्रीस और स्विट्जरलैंड जो देश है ना, यहां पर अगर कोई कानून बनता है या फिर सरकार फैसला लेती है तो वहां के जो आम नागरिक है ना या फिर वहां की आम जनता है, वो डायरेक्ट जो है इसके अंदर अपना हिस्सा ले सकते हैं। वो कह सकता है भाई मुझे भी ऐड करो, मैं भी जो है अपना कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। भारत देश में ऐसा हो सकता है? यहां पर तो भाई सीधा ऐसा है,
अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सरकार कानून बनाती है तो आप जैसा व्यक्ति या फिर मेरा जैसा व्यक्ति वहां पर जाकर कह सकता है मुझे भी ऐड करो, नहीं है ना, सेम बस यही प्रॉब्लम है। ठीक है, शुद्ध लोकतंत्र का मतलब क्या हो जाएगा, प्योर डेमोक्रेसी हो जाएगी। ठीक है, प्योर डेमोक्रेसी क्या कहती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही दूसरा रूप है भैया। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो है दूसरा रूप कह लो, दूसरा नाम कह लो। ठीक है, दूसरा नाम। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में? आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला गया इनमें से कौन सा कार्य है भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य के बारे में अभी डिटेल से बता के आया हूं, दोबारा बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो 4-5 लाइन में बार बार बता रहा हूं ना, यहीं से वनडे एग्जाम, एसएससी ले लो, रेलवे ले लो, एसएससी ले लो, DSSB ले लो, कुछ ले लो, यहीं 5 लाइन से क्वेश्चन पूछता है। पहली लाइन आपसे क्या पूछेगा, यहां पे लिख देता हूं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इतने आप इसका आंसर सोच लो कौन सा होएगा। ठीक है, नीचे दिख रहे हैं ना 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। मौलिक कर्तव्य में सबसे पहले आपसे पूछेगा भाई किस भाग के अंतर्गत ये आते हैं, तो आपको बताना है भाग 4A के अंतर्गत ये आते हैं। अनुच्छेद आपसे पूछेगा अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, तो आप बताएंगे 51A के तहत ये मौलिक कर्तव्य दिए गए। किस देश से हमने मौलिक कर्तव्य को ग्रहण किया है, रूस से जो है हमने इसको ग्रहण किया है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा जाएगा, मूल रूप से 1 सेकेंड, मूल रूप से। ठीक है, मूल रूप से जब हमारा मूल रूप से जब ये मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था उस समय जो है कितने मौलिक कर्तव्य होते थे, उस समय 10 मौलिक कर्तव्य होते थे। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, वर्तमान में इनकी संख्या जो मौलिक कर्तव्य की है वो 11 है मेरे भाई। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, संशोधन 2002 में हुआ था। इसके तहत जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और ये क्या प्रोवाइड करवाता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा प्रोवाइड करवाता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट अपने दिमाग में रट्टा मार लो, घोट के पी लो, कुछ भी कर लो, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। अब इसको ट्रिक से जो है याद करने की कोई ट्रिक नहीं है। और सच बताऊं तो मुझे ट्रिक अच्छी भी नहीं लगती, मुझे तो सच में ट्रिक से याद नहीं रहता, मैं तो डायरेक्ट याद करता हूं भाई। ठीक है ना, और आपको यही सलाह दूंगा, शॉर्टकट कुछ टाइम के लिए जो है किफ़ायती हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए देख रहे हो ना तो आपको जो है डिटेल से आराम से बैठ के ही पढ़ने पड़ेंगे, तभी ये चीज़ें जो है याद होंगी मेरे भाई। ठीक है, आप किसी भी वनडे एग्जाम्स को लेना, ये जो 7 पॉइंट मैंने आपको लिख के दिया ना, यहीं से आपको घुमा फिरा के कोई ना कोई पॉइंट उठा के दे देगा मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आ जाते हैं इसका आंसर का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण करना ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं होएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये पढ़ लेना भाई, यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, प्रकृति पर्यावरण देख लेना और विशेषता देख लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत बोला गया है वर्तमान में भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए कुल कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो अभी मैं डिटेल से सारे ऊपर 7 पॉइंट बता के आया हूं, तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी भी है मैंने, यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, दिया गया ना, ये दिया गया है देखो, 42वां संविधान संशोधन 1976 और 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, ये सरदार सवर्ण सिंह समिति को भी याद रखना, इसी की सिफारिश पर जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन, इसको क्या कहा जाता है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है भाई। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में कैसे लिखेंगे, ठीक है, अभी के लिए इतना, बाद में याद रखो हिंदी में। ठीक है, बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये आप देख लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मेरे भाई भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, भारत का जो संविधान था उसके अंदर मौलिक कर्तव्य नहीं थे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अभी इसी से ऊपर क्वेश्चन में हम देख के आए हैं कि सरदार सवर्ण सिंह कमेटी थी, ठीक है, उसने सुझाव दिए थे कि मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में ऐड होना चाहिए, जिसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके बाद इन मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और उस समय मूल जो मौलिक कर्तव्य थे वो 10 फंडामेंटल राइट थे, रूस से हमने इनको ग्रहण किया है। भाग 4A के अंतर्गत भाग 4, हाँ ठीक है, भाग 4A के अंतर्गत जो है 51A के अंतर्गत इनको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये रहा ना भाग 4A, ऑप्शन नंबर डी। 1 सेकेंड यार, यही था ना, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ
ओके ओके ओके। भाग ए के अंतर्गत जो है इनको दिया गया है 51 ए के अंतर्गत ये दिए गए हैं, ठीक है। भाग जोड़ा गया तो भाग जो है 51 ए जोड़ा गया मेरे भाई, ठीक है। ये आप याद रखना। बाकी जो है वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है जोड़ा गया था और किससे रिलेटेड है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है मेरे भाई, ठीक है। इन चीजों को जब आप बार बार सुनोगे, बार बार आंखों के आगे से निकालोगे ना, तभी जाके ये चीजें याद होंगी, अन्यथा आप ये दिमाग से निकाल देना कि एक बार मैं पढ़ूंगा और याद हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आपको प्रॉपर बैठना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा स्टडी को, तभी जाके आपका वर्तमान में एचएसएससी या फिर किसी भी एग्जाम में जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना, उस हिसाब से यही डिमांड है, आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर किताबों के साथ स्पेंड करना पड़ेगा। आप चाहे बोर हो, आपका मन ना हो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये चीजें फॉलो करनी ही करनी पड़ेंगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। ये सारा यहाँ पे लिख दिया गया है, बस आपको पढ़ने की देर है, ठीक है। सब कुछ दे तो रहा हूँ यार अब आपको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत बोला गया भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। तो किस समिति की सिफारिश पर जो है शामिल किया गया था, तो अभी सारी डिटेल मैं यहाँ पर आपको बता के आया हूँ। राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो है सिफारिश की थी कि मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में ऐड करना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन उसके बाद किया गया था 1976 में, और 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है जोड़ दिया गया था। यहाँ पे कुछ और समिति दी गई है, कालेकर समिति, ठीक है। कालेकर समिति की बात करूं तो इसे काका कालेकर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। काका कालेकर आयोग, ठीक है, आयोग के नाम से जाना जाता है। कब गठित किया गया था, 1953 में इसको गठित किया गया था, ठीक है। 1953 में इसको गठित किया गया था। और ये क्या काम करता था, भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था, ये आप याद रखना। भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था ये, भारत का पहला, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पिछड़ा वर्ग आयोग। ये लाइन याद रखना भाई, पूछा जा सकता है आगे एग्जाम में, ठीक है। आयोग था ये, ठीक है। उसके बाद हसमुख अधिया समिति यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। हसमुख अधिया समिति की बात करूँ तो ये किससे रिलेटेड थी, तो ये मुख्य रूप से जो है जीएसटी और प्रत्यक्ष करों में सुधार से जुड़ी जो है समितियों में से एक थी, ठीक है। जीएसटी से जुड़ी समिति, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। समिति कैसे लिखेंगे, समिति, ठीक है। जीएसटी से जो है रिलेटेड ये समिति थी। कौन सी समिति थी, हसमुख अधिया समिति थी, ठीक है। उसके बाद रेणु समिति की बात करूँ तो रेणु समिति या ना रेणु समिति, इसकी बात करूँ तो ये किससे संबंधित थी, तो ये विशेष रूप से विमुक्त विमुक्त हो गया, घुमंतु हो गए, ठीक है, जो घुमंतु होते हैं, और अर्ध घुमंतु, ठीक है। अर्ध घुमंतु जो जनजातियां होती है, जनजातियों के कल्याण के लिए बनाई गई समिति थी। कौन सी समिति थी, रेणु समिति थी, ठीक है, रेणु समिति थी। इन समितियों के बारे में भी याद रखना भाई, कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन जो है आपसे उठा के पूछा जा सकता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, इनको पढ़ लेना भाई, पृष्ठभूमि पढ़ लेना, संशोधन पढ़ लेना, खास बात पढ़ लेना, कालेकर समिति, हसमुख अधिया समिति, सब कुछ यहां पर लिख कर दे दिया है, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, तो ये देख चुके हैं। 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में किया गया था, और 10 मौलिक कर्तव्य इनको जोड़े गए थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या 11 कर दी गई। 11 करना जो है कब किया गया, स्वर्ण सिंह कमेटी, यहां पे लिख देता हूं, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे इनको लागू किया गया था। 11वां जो मौलिक कर्तव्य था कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है कब जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चे शिक्षा, ठीक है, शिक्षा संबंधी, तो यह राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। लघु संविधान आ गया ना यहाँ पे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये सारी चीजें दे दी क्या यहाँ पे, देखो कितना बढ़िया तरीके से दे रखा है यार। ये देखो 52वां संविधान संशोधन
44वें संविधान संशोधन और 51वें संविधान संशोधन। अब जरूरी नहीं है, यहाँ पे आंसर आपका जो है मिल गया है 42वां संविधान संशोधन, तो आप यहीं पर खत्म हो जाओगे, आप जो है इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे। मेरा तो रिकमेंडेशन ये करता है आपको यहीं पर स्टॉप नहीं होना है, आपको इनके बारे में भी जानना है। अब जरूरी थोड़ी एक एग्जामिनर आपको 42वां संविधान संशोधन पूछेगा, क्या पता आपसे 52वां संविधान संशोधन पूछ ले, क्या पता आपको 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था ये आपसे पूछ ले, 51वां संविधान संशोधन आपसे पूछ ले, पहला संविधान संशोधन यही था मेरे भाई। अब डिटेल से लिख दिया गया, यहाँ से पढ़ो ना, कौन मना कर रहा है। ये देखो 42वां संविधान संशोधन की बात करूँ तो 1985 में हुआ था। यह संशोधन दल बदल विरोधी कानून से जो है संबंधित है, जिसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछता है ना, बताइए 10वीं अनुसूची जो है संविधान में जो दी गई है वो किससे संबंधित है। आप आंसर क्या बताएंगे, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ऐसे ही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और जरूरी नहीं है कि आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए मैंने ये डिटेल में सारी चीजें लिखी है ताकि किसी भी लाइन से एग्जामिनर उठा के क्वेश्चन दे दे, आपका गलत नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, अब याद रखो जनता पार्टी की जो सरकार थी इसके द्वारा इसको लाया गया था। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इसके बाद इसको अनुच्छेद 301 के तहत जो है एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। सिंपल सी चीज है। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 को हुआ था। यह मुख्य रूप से जो है पहला संशोधन था, ठीक है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में अनुसूचित जनजातियों के लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण से संबंधित था। सिंपल सी चीज है यार, ठीक है ना। यहां तक आई बात समझ में। इसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था जो है, तो इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है 1976 में जो है इसको शामिल किया गया था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, ये पढ़ लेना भाई, ये बार बार एक ही चीज आ रही है ना, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको एक बार अपनी आंखों के आगे से इन सारी चीजों को निकालना है, पता नहीं कौन सी लाइन आगे आ जाए, ठीक है ना। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करूं तो ये देखो आपातकाल लगा हुआ था 1976 में, ये जो है लागू किए गए थे ना। 75 से 77 जो है आपातकाल चला हुआ था, आप सभी जानते हैं। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। सरकार ने महसूस किया कि नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यों को भी याद दिलाई जानी चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं के मतलब जो है ये जो मौलिक कर्तव्य थे, ये क्या मतलब है, फंडामेंटल ड्यूटी का क्या मतलब है, जरूरी नहीं है कि आप देश से हमेशा लेते ही रहो, आपका कुछ कर्तव्य भी है देश के प्रति, ठीक है। इसीलिए जो है इन मौलिक कर्तव्यों को जो है ऐड किया गया था। यहाँ पे देखो जो है ये लिखा गया है, अंगीकरण की बात करेगा तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A जोड़कर जो है 10 कर्तव्यों को शामिल किया गया था। बाद में 2002 में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था मेरे भाई, ठीक है। यह आप पढ़ लेना। 40वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसमें क्या किया गया था। 43वां संविधान संशोधन 1977 में क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या हुआ था। ये सारी चीजें आपको जो है बार बार पढ़नी पड़ेंगी, पता नहीं है एग्जामिनर क्या पूछ ले और क्या आपके दिमाग में याद रह जाए मेरे भाई, ठीक है। हर एक क्वेश्चन, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इन फ्यूचर आपके 2026 HSSC के लिए मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर किसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष विविध रूप से लागू किया गया था। तो विधिवत की बात करें तो किस रूप से लागू किया गया था, 1976 में यह लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां से आप पढ़ लेना सारी चीजें। अब यहां से अब आप ये सोचेंगे यार ये क्वेश्चन कितनी बार घूम फिर के आ रहा है, मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष विविध, ये मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन भाई यहाँ पे हर चीज तो नहीं, हर चीज ना तो मैं आपको बता सकता हूँ और ना ही हर चीज जो है मैं एक क्वेश्चन के अंदर लिख कर दे सकता हूं। यही कारण है कि क्वेश्चन एक है लेकिन मल्टीपल्स टाइम में जो है उसको लिखा गया है ताकि कोई भी लाइन उस क्वेश्चन से नहीं बचनी चाहिए, ठीक है। अब मान लेते हैं, चलिए ये लाइन मैं बता चुका हूं मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। अब ये लाइन देखो, पृष्ठभूमि, मूल संविधान 1950 में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, ठीक है। आपातकाल के दौरान 1976 में सरकार के नागरिक कर्तव्यों की आवश्यकता महसूस हुई। जब 1975 से 1977 के बीच में आपातकाल लगा था ना, उस समय जो है सरकार को ये लगा था, जनता सरकार जो है इंदिरा गांधी के सरकार आई थी, उसके बाद जनता सरकार आ गई थी, तो उस समय जो है सरकार को ये लगा था कि भाई जो है मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी भी होनी चाहिए, लोगों के कुछ कर्तव्य भी होनी चाहिए। अब प्रभावी तिथि की बात करो, बताओ ये मैंने तिथि कब बताई, हालांकि यह संविधान संशोधन 1976 में पारित हुआ था और यही डेट को जो है सर्वमान्य मानता है एनसीईआरटी, लेकिन ये लाइन मैंने अभी तक नहीं बताई। आधिकारिक तौर पर 3 जनवरी 1977 से जो है ये प्रभावी हुआ था यानी कि लागू हुआ था, ठीक है। अब क्या पता आपसे ये लाइन पूछ ले, फिर कहां जाओगे। मेन मकसद यही है, हर लाइन को करवाना है एक क्वेश्चन से, चाहे बार बार वो क्वेश्चन आए, ठीक है। इसमें बोर होने वाली या फिर फ्रस्ट्रेशन होने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। यकीन मानो जो करवा रहा हूं ना आपके लिए ही करवा रहा हूं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूं,
आपका सिलेक्शन हो जाए किसी भी तरीके से, इसलिए करवा रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, बोर आपसे तो ज़्यादा मुझे बोर होना चाहिए यार फिर तो इस हिसाब से। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें निकाल दो। और आधे घंटे की ये वीडियो बनती है यार, मुझे नहीं लगता 24 घंटे में आधा घंटा अगर आपको कोई कहे कि इन फ्यूचर के भाई आपके अगर 25 साल जो है, मैं अगर आपको कोई ये कहे, चलो मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, ये फ्रस्ट्रेशन वाला और बोरिंग वाला एक साइड में रखो, ये सेम क्वेश्चन वाला एक साइड में रखो। फॉर एग्जाम्पल आने वाले समय में कोई, चलो भगवान आपको ये कह दे अभी आप 25 साल के हो, जर्नल की कैटेगरी की 25 ये एज होती है ना, अब भगवान आपको कहे भाई तू 25 साल का हो गया है, ठीक है, इसके बाद तेरा कोई चांस नहीं है, बहुत रेयर चांस है कि तू सरकारी नौकरी लग जाएगा, लेकिन 25 साल में मैं तेरे को चांस देता हूं भाई, तू जो है आधा घंटा जो है अपने आप को बोर कर ले, आधा घंटा नहीं 1 घंटा बोर कर ले अगले 2-3 महीने। ठीक है, उसके बाद जो आपकी आगे की जिंदगी बची है ना, कितनी जिंदगी बची, 25 और 25 50 50 60 साल में रिटायरमेंट ही होती है ना, 25 और 10 35 साल तेरी जिंदगी के लग्जरी बना दूंगा, सैलरी तेरी भाई 60-70 हज़ार हो जाएगी, दुनिया में कहीं घूम, अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर, कुछ भी कर, जी चाहे वो कर, लेकिन तू ये 1 घंटा बोर हो जा अगले 2 महीने। तो आप नहीं करोगे क्या? दुनिया जान के आप करोगे मेरे भाई, क्यों नहीं करोगे? लेकिन मैं एक सिंपल सा आप जैसा स्टूडेंट अगर ये बात बोलूँगा ना, तो ये बात आपको डाइजेस्ट नहीं होगी मेरे भाई। ठीक है, ये सच्चाई है छोटी सी, आप ना इसको लॉजिकली चीज़ों को सोचा करो, काफ़ी सारी चीज़ों को सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। ये सारा पढ़ लेना भाई, ये 1950 दिया गया है, 1965 दिया गया है, 1979 दिया गया है, ये सारी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से कभी ना कभी वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए। अब यहाँ पर 1965 दिया गया है ना, तो इस वर्ष भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, संवैधानिक रूप से इस वर्ष मौलिक कर्तव्य से जुड़ा कोई बदलाव नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ तक आई सारी चीज़ें समझ में, एक बार जरूर देख लेना मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत क्या बोला गया है? राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं भाई, राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? राज्यसभा में बहुमत दल के नेता को ना भाई, राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी को भी, मतलब राष्ट्रपति का जो मन करेगा उसको बना देगा प्रधानमंत्री, ये भी गलत हो जाएगा। लोकसभा में गठबंधन के नेता को हो जाएगा क्या ये? सी ऑप्शन नंबर सी, नहीं ये भी नहीं होएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पर चलते हैं। लोकसभा में बहुमत पार्टी के नेता को जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहां से पढ़ लेना। संविधान का अनुच्छेद 75 क्या कहता है? इसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन संसदीय व्यवस्था की परंपरा के अनुसार वे केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या फिर गठबंधन का नेता हो मेरे भाई। बहुमत का महत्व यहां से पढ़ लेना, लोकतांत्रिक जवाबदेही यहां से पढ़ लेना, अपवाद पढ़ लेना। अब ये जरूरी नहीं है, अब ये चीजों का आपके एग्जाम से कोई संबंध नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन भाई नॉलेज आपको होनी चाहिए बिल्कुल प्रॉपर। जरूरी नहीं है अब 5500 ही नौकरी लगेंगे, लेकिन जो बाकी बच गए वो क्या ऐसे ही पढ़ रहे हैं क्या मेरे भाई? आप थोड़ा सा ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िएगा, थोड़ा सा अपनी नॉलेज को, अपने दिमाग को एक्सप्लोर करने के तरीके से भी पढ़ा करो मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा अपना स्वार्थ जो है ना सरकारी नौकरी का, वो है सबके अंदर है, मेरे अंदर भी स्वार्थ होगा। कोई अगर बंदा आपको ये कहता है ना कि मैं निस्वार्थ हूं, मेरे अंदर स्वार्थ नहीं है, यकीन माना वो बंदा सरासर झूठ बोल रहा है मेरे भाई। ठीक है, हर बंदे के अंदर स्वार्थ होता है और किसी बिना स्वार्थ के कोई बंदा काम करता ही नहीं है, सच्चाई बताऊं तो। ठीक है ना, तो ये आप याद रखना। लेकिन फिर भी अपने दिमाग को थोड़ा सा ऐसे सोचा करो, अगर मेरा सिलेक्शन ना भी हुआ ना, लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो मेरी स्टडी है, ये हमेशा मेरे काम आएगी, ना मुझे कभी छोड़ के जाएगी। इन फ्यूचर में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड पे ये मुझे कुछ ना कुछ देगी ही, मुझसे कभी कुछ लेगी नहीं मेरे भाई। समझिए, यहाँ तक आई बात समझ में? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं, 12 को देख लेते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया? 12 के अंदर बोला गया, भारत में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी निर्धारित है? यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जाता है ना, अब फॉर एग्जांपल आप राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं, मैं राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा हूं, यहां से 2 व्यक्ति और चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनका क्या किया गया है? कुछ एक राशि आपको पहले जमा करवानी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, तो वो राशि कितनी है? वो राशि 15,000 है मेरे भाई। ठीक है, 15,000 आपको सबमिट करानी पड़ेगी, 15,000 मैं सबमिट कराऊंगा। मतलब जितने भी हिस्से लेंगे ना राष्ट्रपति चुनाव में, वो सारे जो है 15,000 राशि जो है अपनी क्या करवाएंगे? जमा करवाएंगे मेरे भाई। ठीक है, यहां से पढ़ लेते हैं। चलो, भारत के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए, और ये जब्त हो जाती है भाई, बाद में वापस नहीं मिलती। ठीक है, यहाँ पे देखो, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए प्रत्येक उम्मीदवारों को भारतीय रिजर्व बैंक या फिर सरकारी खजाने में 15,000 की जमानत राशि जो है जमा करानी होती है। उद्देश्य यह राशि अगंभीर नॉन सीरियस उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से हतोत्साहित के लिए निर्धारित की गई है। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि भाई जो आप जो सीरियस कैंडिडेट है, अब ऐसा थोड़ी एक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो है कोई भी जो है भाई मुंह उठा के जो है चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये राशि जो है निर्धारित की गई है मेरे भाई। ठीक है, जमानत जब्त होना, यदि कोई उम्मीदवार कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में विफल रहता है, यानी कि जो टोटल जो वोट पड़ेंगे ना, उनमें से अगर 1/6 भाग भी जो है प्राप्त नहीं कर पाता है कोई भी कैंडिडेट, जो उसके जो 15,000 है ना वो जब्त कर लिए
जाते हैं वो वापस नहीं दिए जाते। ठीक है, प्रस्तावक और अनुमोदक के बारे में यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने की शक्ति रखता है? तो आप सभी जानते हैं एक ही बंदा है भाइयों और बहनों, चलो समझ गए ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जो राष्ट्रपति होता है ना, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है लोकसभा को समय से पहले जो है पूर्व समय से पहले जो है वो भंग कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान का अनुच्छेद 85 सेकंड बी क्या कहता है? इसके तहत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन वे इस शक्ति का प्रयोग केवल प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, बाकी यहां से आप पढ़ लेना। शर्त हो गई, विवेक हो गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति अपने पद पर सबसे कम समय के लिए रहे थे? तो निम्नलिखित में से 4 यहां पर जो है व्यक्ति दिए गए हैं, इनमें से कौन सा व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम समय के लिए रहे थे? तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये सबसे कम समय के लिए जो है भारत के राष्ट्रपति रहे थे मेरे भाई। ठीक है, इनका कार्यकाल की बात करूं तो 1967 से 69 के बीच में ही रहे थे। यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो सबसे कम रहा है। कार्यकाल की बात करूं तो 1967 से 1969 तक जो है इनका कार्यकाल रहा है। मृत्यु की बात करूं तो वे भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ऐसे पहले राष्ट्रपति से भारत के जिनकी जो है पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। इसी कारण उनका कार्यकाल जो है लगभग 2 वर्ष का ही रहा मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई? आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हुई होगी। वे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये भी आप याद रखेंगे मेरे भाई। अब यहां पे क्या लिखा गया है? एन संजीव रेड्डी लिखा गया है। ठीक है, ये भारत के कौन से थे? छठे राष्ट्रपति थे। 6th जो है ये प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट। ठीक है, 6th प्रेसिडेंट थे। और इनके कार्यकाल की बात करूं तो ठीक है 77 से 82 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था मेरे भाई। ठीक है, और इनके सबसे युवा राष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड है, याद रखना, सबसे युवा राष्ट्रपति। ये लाइन जरूर याद रखना भाई एन संजीव रेड्डी के बारे में। ठीक है, तो ये सबसे युवा राष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड जो है ना वो एन संजीव रेड्डी के नाम ही रहा है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक याद हुई? आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और ये याद रखना ये सबसे युवा राष्ट्रपति होने का जो रिकॉर्ड है ना ये द्रौपदी मुर्मू जी से आने से पहले का रिकॉर्ड था, ये आप याद रखना मेरे भाई। ठीक है ना, आगे चलते हैं वीवी गिरी। वीवी गिरी की बात करूं तो वीवी गिरी कौन से थे? चौथे थे, 4th थे भाई। ठीक है, 4th प्रेसिडेंट ये रहे थे। कब से कब तक रहे थे? 69 से 74 के बीच में रहे थे। ठीक है, 69 से 74 के बीच में ये रहे थे फिर। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हुई थी ना उसके बाद जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है इन्होंने ही कार्य किया था। शंकर दयाल शर्मा की बात करूं तो ये भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, यानी कि 9th जो है ये प्रेसिडेंट थे, 9th प्रेसिडेंट थे। और जो है कार्यकाल की बात करूं तो 92 से 97 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये आप याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। और चलो ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में एक सवाल है, पहला राष्ट्रपति, काफी इजी है। पहला राष्ट्रपति और वर्तमान 2026 राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। संवैधानिक रूप से भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं संवैधानिक रूप से भारत का प्रथम नागरिक जो है भारत के राष्ट्रपति को माना जाता है। कहा गया? ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला राष्ट्रपति, पहला व्यक्ति जो है भारत का वो राष्ट्रपति है। द्वितीय व्यक्ति कौन है? वो भारत का उपराष्ट्रपति है। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आगे चलते हैं भाई, यहाँ पे लिखा गया है, ये देखो, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था और वरीयता क्रम के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। राष्ट्र का प्रमुख की बात करूं तो राष्ट्रपति भारतीय राज्य का प्रमुख होता है। वह राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। संवैधानिक स्थिति की बात करूं तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जहां राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालक होता है, लेकिन गरिमा और प्रोटोकॉल के माध्यम में उसका स्थान जो है सर्वोच्च होता है। मतलब नाम मात्र कार्यपालक का क्या मतलब है? मतलब जहां पर भी भारत जो भी निर्णय लेगा, जो भी काम करेगा ना, मतलब भारत जो भी काम करता है ना वो किसके नाम पर करता है? राष्ट्रपति के नाम पर करता है। लेकिन सारे डिसीजन हो गए, जो काम है वो कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री करता है या फिर मंत्रिपरिषद के सहयोग से करता है। ठीक है, वरीयता क्रम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का नाम सबसे ऊपर होता है। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे आंसर की है। तो यहाँ पर जो है आज का हमारा वीडियो सेशन
खत्म होता है मेरे भाई। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो बस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। इतना सा मोटिवेशन आप मेरे लिए जरूर करना। वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या कह सकते हैं, इसकी जो पीडीएफ की टेलीग्राम पीडीएफ है ना, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बहुत जल्द मैं ये 60 मार्क्स का जो हमारा सिलेबस चला हुआ है ना, उसको फिनिश कर दूंगा। बस एक ही सब्जेक्ट इसके बाद बचा है, वो है इंडिया, माफ़ कीजिएगा इंडिया जीके तो हमारा चल रहा है ना। इसके बाद साइंस बचेगा, और साइंस जो है नेक्स्ट वीक से जो हमारा अधूरा रह गया था ना करंट अफेयर 2025 का, तो मैं 1 साल का करवा चुका हूँ। 2026 का नेक्स्ट वीक से मैं स्टार्ट कर दूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से वही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और जल्दी से जल्दी जो है उम्मीद है मार्च, मतलब मार्च तो लग ही जाएगा कंप्लीट आपका ये सिलेबस होने में, या फिर अप्रैल का फर्स्ट वीक भी लग सकता है। ठीक है, डोंट वरी, अभी तक आपकी क्या नहीं आई है, पीएमटी पीएसटी की डेट नहीं आई है। ठीक है, पीएमटी पीएसटी की डेट नहीं आई है, और जब तक ये पीएमटी पीएसटी की डेट नहीं आई ना, तब तक आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हम अपने सिलेबस पे ही फोकस करेंगे। जैसे ही आपकी पीएमटी पीएसटी की डेट आ जाएगी ना, हम क्या शुरू कर देंगे, हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे मेरे भाई। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे मेरे भाई, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। और ऐसा नहीं है, सारे सब्जेक्टों के करेंगे, चाहे हरियाणा जीके हो गई, इंडिया जीके हो गई, कंप्यूटर हो गया, करंट अफेयर हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। वैसे तो अभी भी ये हमारा प्रैक्टिस सेट ही चल रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल की बात करूँ तो अभी भी आप पीछे मेरी सीरीज देखेंगे ना, एग्रीकल्चर की सीरीज मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, करंट अफेयर 1 साल का करवा चुका हूँ, इंडिया जीके हमारी चली हुई है। ठीक है, और मैं क्या क्या करवा चुका हूँ भाई, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं यार, अभी याद नहीं आ रहा क्या नहीं क्या 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 करवाया है। ठीक है, एग्रीकल्चर करवा दिया, ठीक है, इंडिया जीके हमारी चली हुई है, कंप्यूटर चला हुआ है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मार्च के महीने में हमारी कंप्लीट हो जाएंगी मेरे भाई। यहाँ पर भी थ्योरी प्लस क्वेश्चन, थ्योरी प्लस एमसीक्यू तो मैं करवा ही रहा हूँ ना, तो यहाँ पे भी आपकी एमसीक्यू तो कर ही रहे हैं ना, एक किस्म से पहला टाइम तो यहाँ पर एमसीक्यू कर रहे हैं, दूसरा हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। बताओ, इतना कर लोगे तो इनफ हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहो। डेफिनेटली हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस वही है, जो सिलेक्शन है ना वो क्या मांगता है, वो त्याग मांगता है मेरे भाई। अगर आप त्याग करने के लायक हो ना, या फिर त्याग कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप डिजर्व करते हो सरकारी नौकरी, और आपको प्राप्त भी हो जाएगी मेरे भाई। लेकिन त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग के आप सोचते हो कि 1-2 महीने में पढ़ लूंगा, 15-20 दिन मैराथन लगा लूंगा यूट्यूब पे, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो आपको बैठना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी साधु की तरह, तभी जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।